बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एलर्जी दरअसल किसी चीज़ का आपकी तबीयत के मुवाफ़िक ना आना है। उस मुवाफ़िक ना आने वाले जो ज़र्रात हैं, जो पार्टिकल हैं, जो मवाद है, जब वो हमारी बॉडी में जाएगा तो हमारा मुदाफ़ती निज़ाम उसके ख़िलाफ़ हरकत में आएगा और जो रिएक्शन होगा उसे हम एलर्जी कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हकीम खुर्रम शहज़ाद मल्ली आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, हमने गुज़श्ता लेक्चर अस्थमा यानी दमा पे किया था। उससे पहले हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे। रेस्पिरेटरी सिस्टम से हम उसकी बीमारियों पे आए और उसमें सबसे जो कॉमन डिजीज़ थी अस्थमा था, जिस पे हमने गुज़श्ता लेक्चर किया था। तो हमें कुछ दोस्तों के मैसेजेस आए, वो कह रहे थे कि आपने एलर्जी पे बात नहीं की, सांस की जो एलर्जी होती है। तो यूँ समझ लीजिए आज का ये जो हमारा लेक्चर है, ये जो वीलॉग है, ये एक फरमाइशी वीलॉग है। तो किसी हद तक हमने दमा को तो कवर कर लिया था, उसके जो उसकी अलामात थीं, जो उसकी वजूहात थीं, उसका तरीका इलाज तिब्ब यूनानी में क्या है, उसको हम नज़रिया मुफ़रद अज़ा में कैसे डील करते हैं और सन्यासी नुस्खा उसके लिए क्या था, वो हमने गुज़श्ता लेक्चर में बयान किया था। अगर आपको उससे मुताल्लिक़ कोई सवाल है या आप उससे मुताल्लिक़ कुछ जानना चाह रहे हैं तो आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो आज हम बात करेंगे एलर्जी पे। कौन सी? अस्थमा। कौन सा? एलर्जी वाला। गुज़श्ता लेक्चर में हमने बयान किया था कि दमा दरअसल होता कैसे है। तो अब मैं शॉर्टली ज़रा सा ब्रीफ कर देता हूँ आपको। ये हमारी ब्रोंकाई है। ब्रोंकाई से अब ये तकसीम हो गई, एक हो गई राइट ब्रोंकाई और एक हो गई लेफ्ट ब्रोंकाई। इसके साथ यहाँ पे इस तरह फेफड़ा होगा। ड्राइंग शायद कुछ अच्छी ना बने, वो आपको गुजारा करना पड़ेगा। तो ये हो गई हमारी ब्रोंकाई। ब्रोंकाई फिर तकसीम होती है। जब ये तकसीम होगी, अब ये इससे दो बन गई, सेकेंडरी ब्रोंकाई। जब ये इस तरह तकसीम होती जाती है तो जो इसकी सबसे बारीक वेन होती है, नाली होती है, हवा की सबसे बारीक नाली, जिसको हमने ट्रशाई ब्रोंकाई पढ़ा था, वो सबसे बारीक नाली होती है। उस बारीक नाली के एंड पे एल्वुलाई होते हैं, बबल्स होते हैं जो अंगूर की तरह होते हैं, वो इस तरह होते हैं एल्वुलाई। ये तकरीबन जितनी भी हमारी ट्रशाई ब्रोंकाई होंगी उसके साथ ये लगे हुए हैं। इसकी शक्ल यूं समझ लें जिस तरह अंगूर का गुच्छा है, इस तरह। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेके आते हैं। जो हमारा ये सांस का अमल है, इसके ज़रिए हम क्या लेके आ रहे हैं? ऑक्सीजन, O2। अब यहाँ पे मैं इसको ज़रा बड़ा कर बनाता हूँ एल्वुलाई का। ये जो एक सिंपल सा है ना, ये समझें कि इस तरह होता है, ये इसकी शेप है, ये एल्वुलाई है। इसमें क्या है? इसमें ऑक्सीजन है, O2। और जिस तरह हमने पहले पढ़ा था कि जो हमारी खून की सबसे बारीक नाली होती है, जिसको हम कैपिलरीज कहते हैं, इसके साथ ये है। कैपिलरीज में कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पे ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे एक्सचेंज का अमल होता है। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड इधर आ गई, यहाँ से ऑक्सीजन इधर चली गई, यहाँ से तबादला हो गया कैपिलरीज। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ये तबादले के लिए अल्लाह ताला ने तख्लीक की हैं। इससे जो हमारी अखलात हैं वो तबादला होता है, अज़ा तक ग़ज़ा पहुँचती है और रेस्पिरेटरी सिस्टम में यहाँ से ये ऑक्सीजन को लेती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड दे देती हैं।
अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आ गई एल्वुलाई में। एल्वुलाई ने क्या करना है, अब इसको जब हम सांस बाहर को लेके जा रहे हैं तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको इसने बाहर निकालना है और फिर इसी ब्रोंकाई से ये सांस की वापसी वाला अमल भी चलेगा। अच्छा, ये समझाने का मकसद ये है कि इस तरह सांस का तबादला होता है। ऑक्सीजन आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड वापस जा रही है। होता क्या है कि ये जो हमारी बारीक अरूक होती हैं, ब्रोंकस ये वाली, इनमें क्या आ जाता है, खुश्की आ जाती है। जो मिजाज है फेफड़े का वो मरतूब है, इसको तरी की ज़रूरत है क्योंकि इसने फैलना सुकड़ना है, तो इसके साथ जो इसकी लेयर होती है उसमें तरी मौजूद होती है, म्यूकस मौजूद होता है। अब इसमें आ जाती है खुश्की। जब खुश्की आ जाती है, खुश्की से ये जो बारीक हवा की नालियाँ वो सुकड़ जाती हैं। उनके सुकड़ने से उसका जो स्पेस है अंदर वो कम हो जाती है और हवा को गुजरने में तंगी महसूस होती है। ये सबसे जो सिंपल इसका सबसे बुनियादी नुक्ता है वो ये है कि ये सुकड़ जाती हैं। अब उसके साथ मसला तब ख़राब होता है जब इसमें बलगम आ जाती है। इनमें अगर बलगम आ गई तो फिर यहाँ से हवा आई, यहाँ पर रुक गई। अब क्या हुआ, जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो आपके एल्वुलाई में रही, ये बाहर नहीं जा सकी। यहाँ पे एक्सचेंज का अमल हो रहा है, उस वहाँ से जो हमारी कैपिलरीज हैं वो हमें कार्बन डाइऑक्साइड दे रही हैं, लेकिन हम बाहर नहीं निकाल पा रहे। उसकी वजह से फिर अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाती है, फिर हमारा दम घुटता है। दमा में ये जो सांस घुट जाता है, यूं लगता है जैसे आखिरी सांस चल रहा है, बस दूसरा सांस पता नहीं आएगा कि नहीं। उसकी वजह ये कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादती होती है। हम बात करेंगे एलर्जी के दमे के हवाले से। जो एलर्जी का दमा है ना, ऐसा दमा जिसकी वजह एलर्जी हो, ये तकरीबन मिडिल एज का दमा है। ये जो एलर्जी का दमा है ये अमूमन मिडिल एज का दमा है। ये यूँ समझ लें कि 15 साल से बाद और 35-40 साल तक ये एलर्जी का दमा होता है। उसके बाद जो सबसे कॉमन दमा है उसको कहते हैं COD, यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव परमानेंट डिजीज़। पुरानी रुकावट पैदा की हुई फेफड़े की बीमारी। रुकावट कौन सी, बलगम की। अब ये अमूमन होता है सिगरेट नोशी करने वालों को, तंबाकू नोशी करने वालों को। और ख़वातीन में ये जो दमा है COPD, ये हो सकता है धुएं की वजह से। जब अक्सर गाँव में इस तरह के मामलात हैं कि खाना पकाने के लिए लकड़ी जलानी पड़ती है, उस लकड़ी जलाने के अमल से जो धुआं खारिज होता है वो सांस के साथ अंदर जाता रहता है और वो COPD का सबब बनता है। तो हम बात एलर्जी के दमे की कर रहे थे। एलर्जी का दमा होता किस तरह है। एलर्जी दरअसल एक रिएक्शन है, कोई चीज़ नहीं पसंद, उसका जो रिएक्शन है वो एलर्जी है। अगर हम दमे को मज़ीद डीपली समझना चाहें कि दमा किस वजह से होता है, तो हमें इसकी 3 स्टेजेस नज़र आएंगी। पहली स्टेज क्या है कि इसमें जो हवा की बारीक नालियां हैं उनमें खुश्की आ जाती है। खुश्की आ जाती है और खुश्की की वजह से साथ क्या हो जाता है, सोजिश हो जाती है। एक वजह ये हो गई। दूसरी वजह एलर्जी हो सकती है जिसमें बैरूनी ज़र्रात की वजह से होता है। और तीसरी वजह जो है वो बलगम है। ये 3 स्टेप्स हैं दमे के। हम 3 हिस्सों में इसको तकसीम कर सकते हैं। सबसे पहले जो मामला ख़राब होता है वो यहाँ से होता है कि खुश्की और सोजिश हो जाती है। जब अंतड़ी में खुश्की हो जाती है, फ़र्ज़ करें ये हमारी बारीक जो हवा की नाली है वो है, जिसको हम ब्रोंकस कहते हैं। और ये समझ लें कि इसका अंदरूनी हिस्सा कुछ यूँ है,
ये इसका अंदरूनी हिस्सा नाली के अंदर अगर आप देखें तो इसमें ये सुराख जो है ये तो है हवा के लिए, ये इसकी स्पेस है, ये जो अंदर का हिस्सा है ये इसकी स्पेस है जिससे हवा का आना जाना होगा, और ये बाहर इसके म्यूकस मेम्ब्रेन है, और एंड पे इसके आ जाती है जो हमारे मसल्स की दीवार है, मसल्स की वाल है। ये एक नॉर्मल स्पेस है जिसमें जो एक नॉर्मल हवा की नाली के शेप है वो इस तरह है। अब अस्थमा में क्या होता है? अस्थमा में ये होता है कि इसकी जो ये जगह है ये सिकुड़ जाती है। सिकुड़ती क्यों है? इसमें सोजिश हो जाती है। सोजिश खुश्की की वजह से होती है। अब जब सोजिश हो जाती है तो ये जगह हो जाती है तंग। अब ये जो एयर स्पेस है ये कम है इसकी निस्बत। ये हो गया दमा का स्टार्ट। अब आपकी हवा की नाली तंग हो चुकी है। अब होता क्या है? ये जो एलर्जी की तरफ आ रहे हैं, यहां तक समझ लें ये नॉर्मल थी, ये हो चुकी तंग। अब हुआ क्या? ये आपकी हवा की नाली, इसमें ये जगह पहले ही तंग थी, ये जगह तंग थी। क्या हुआ? सांस के जरिए कुछ ज़र्रात आए, जब वो इसको लगे वो पार्टिकल्स जो थे वो मुवाफिक नहीं थे तबीयत के। जब वो लगे तो यहाँ म्यूकस बनना शुरू हो गया। जो हमारा ऑटोमेटिकली डिफेंस सिस्टम था उसने ये चीज़ भांपी कि कोई बैरूनी हमलावर आ गया है, कोई बैरूनी पार्टिकल आ गया है जो हमें मुवाफिक नहीं है, हमारी तबीयत के ख़िलाफ़ है। उसको काबू करने के लिए उसने मज़ीद म्यूकस जनरेट की, मज़ीद म्यूकस वहाँ पे छोड़ी कि उसको अपनी लपेट में लिया जा सके। लपेट में लेने के लिए जो डिफेंस सिस्टम ने काम किया तो ये स्पेस पहले ही काम थी, यहाँ पे अब आ गई म्यूकस। म्यूकस आ गई, म्यूकस के आने से ये स्पेस देखे बिल्कुल कम हो गई। अब हुआ तो ये था कि उसको काबू करने के लिए हमारा जो कुदरती मुदाफ़ियाती निज़ाम था, डिफेंस सिस्टम था, उसने म्यूकस जनरेट कर दी, यहाँ पे म्यूकस छोड़ दी कि उसको काबू किया जा सके जो पार्टिकल आए हैं। लेकिन ये जगह तो पहले ही तंग थी, उसके आने से और तंग हो गई, और फिर क्या हुआ उसका नतीजा? दमा का अटैक। कि वो नाली जो पहले ही तंग थी उसमें सोजिश पहले ही चल रही थी, बैरूनी पार्टिकल आए, उन्होंने इस पे आके इसको इरिटेट किया, इरिटेट होने की वजह से मज़ीद म्यूकस जनरेट हुई और उसके नतीजे में सांस की नाली तंग हुई और अस्थमा का अटैक आ गया, सांस और तंगी से आना शुरू हो गया। अब जब खांसते खांसते ये यहाँ से निकलेगी, जो म्यूकस अंदर जमा हुई थी वो बाहर निकल जाएगी, तो फिर सांस में कुछ अफाका हो जाएगा, स्पेस थोड़ी बढ़ जाएगी और कहेंगे जी दमे का अटैक चला गया। अब हम बात करते हैं कि एलर्जी होती किस लिए है, क्यों होती है एलर्जी। एलर्जी दरअसल किसी चीज़ का आपको मुवाफिक ना आना है। कोई चीज़ आपको मुवाफिक नहीं है, वो आपके जिस्म में दाखिल होती है, आपका जिस्म उसको इरिटेट करता है, उसके ख़िलाफ़ अपना जो मुदाफ़ाती निज़ाम है उसको हरकत में लेके आता है, उसको हम एलर्जी कहते हैं। एलर्जी किस वजह से हो सकती है? एलर्जी पालतू जानवरों से हो सकती है, एलर्जी घरेलू जो राख वगैरह है, डस्ट है, उससे हो सकती है। उसके अलावा फसलों की बाकियात से हो सकती है, और फूलों से हो सकती है, सब्जियों से हो सकती है,
ज़्यादा लोगों को फूलों से भी एलर्जी होती है, जिसको पोलन एलर्जी कहते हैं, और जिनको फूलों से नहीं होती उनको किसी और चीज़ से होती है, उसको नॉन पोलन एलर्जी भी कहते हैं। इसके अलावा एलर्जी सर्दी की वजह से हो सकती है, एलर्जी गर्मी की वजह से हो सकती है, मौसम की तब्दीली से हो सकती है, खुशबू से हो सकती है और धुएं से हो सकती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क समझ लें कि हमने क्या कहा, एलर्जी पालतू जानवरों से हो सकती है, घरेलू जो डस्ट है उससे हो सकती है, फसलों की बाकियात से हो सकती है, फूलों से हो सकती है, सब्जियों से हो सकती है, उसके साथ सर्दी से, गर्मी से, मौसम की तब्दीली से, खुशबू से और धुएं से, इन चीज़ों से भी हो सकती है। अब यहाँ पे ये चीज़ समझ लें कि ये जो एलर्जी है, जो सर्दी गर्मी मौसम बदलने से, खुशबू से या धुएं से हो, इसको हम एलर्जी कंसीडर नहीं करेंगे। ये एलर्जी नहीं है। ये मामला किसी के साथ भी हो सकता है, इसको हम एलर्जी में शुमार नहीं करते। पालतू जानवरों से एलर्जी हो सकती है, परिंदों से हो सकती है, जो उनके हमारे जानवरों की भेड़ है, बकरी है, बिल्ली है, कुत्ता है, जो पालतू जानवर हैं, इनकी जो स्किन है उससे जो बारीक पार्टिकल ज़र्रात उड़ते हैं, उनकी वजह से एलर्जी हो जाती है। वो हमारी ट्रैकिया में, हमारी ब्रोंकाई में जाके हमें डिस्टर्ब कर सकते हैं। जो घरेलू डस्ट है, जो डस्टिंग होती है, कारपेट आपने झाड़ दिया, कोई झाड़ पोंछ की, उससे भी हो सकती है। फसलों की बाकियात, जब फसलों को आग लगाते हैं तो उनके जो राख के साथ उड़ते हैं ज़र्रात, उनसे भी एलर्जी हो सकती है। फलों से फूलों से हो सकती है, सब्जियों से हो सकती है। ये तमाम चीज़ें एलर्जी में शुमार होती हैं। लेकिन गर्मी सर्दी मौसम की तब्दीली या खुशबू वगैरह से जो एलर्जी है, इसको एलर्जी में शुमार नहीं किया जाता। तो एलर्जी पे मेरे ख्याल में हमने खातर खा बात कर ली। एलर्जी दरअसल किसी चीज़ का आपकी तबीयत के मुवाफ़िक ना आना है। उस मुवाफ़िक ना आने वाले जो ज़र्रात हैं, जो पार्टिकल हैं, जो मवाद है, जब वो हमारी बॉडी में जाएगा तो हमारा मुदाफ़ती निज़ाम उसके ख़िलाफ़ हरकत में आएगा और जो रिएक्शन होगा उसे हम एलर्जी कहेंगे। तो ये हमने बयान कर दिया एलर्जी किन किन वजूहात की बिना पे हो सकती है। तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं ऐसे दमा की जो एलर्जी की वजह से होता है। तो यहाँ पे ये मैं वजाहत करना चाहूँगा कि दमा आपको पहले हो चुका है, यानी आपकी जो हवा की बारीक नालियाँ हैं, जो आपकी ब्रोंकस है, उसमें खुश्की और सोजिश आ चुकी है, मतलब दमा आपको हो चुका है। अब जब ऐसे ज़र्रात आते हैं जो जिस्म के मुवाफ़िक नहीं है, आपकी तबीयत के मुवाफ़िक नहीं है, तो वो अस्थमा का अटैक बन जाते हैं आपके लिए। तो आप यूँ समझते हैं कि आपको एलर्जी है, दरअसल आपको अस्थमा है। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि एक ही चीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने बिल्ली रखी हुई है, पालतू जानवर की एलर्जी की बात कर लें, बिल्ली रखी हुई है, एक इंसान जब बिल्ली को गोद में लेके सहलाता है उसका सांस खराब हो जाता है, एक इंसान सारा दिन उसके साथ रहे नहीं होता। ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है कि जिसके साथ ऐसा नहीं होता उसकी जो बारीक हवा की नालियां हैं वो ठीक हैं। अगर कोई पार्टिकल अंदर जाता है, म्यूकस जनरेट होती है, उसको अपने अंदर वो काबू कर लेती है और वो निकल जाता है, उसको कोई रिएक्शन करने का मौका नहीं मिलता। तो जिनकी नालियां पहले ही तंग होती हैं, सोजिशज़दा होती हैं, वहाँ पे म्यूकस और जनरेट होती है, सांस की तंगी पैदा हो जाती है और अस्थमा का अटैक आ जाता है। और दूसरी वजह जो इसमें बात मैं करना चाहूँगा वो ये है कि ज़रूरी नहीं हर एक के लिए जो एक चीज़ किसी को मुवाफ़िक नहीं, वो दूसरे को भी मुवाफ़िक ना हो। जो चीज़ मुझे मुवाफ़िक है, हो सकता है आपको मुवाफ़िक ना हो, जो आपको है वो मुझे ना हो। तो ये भी एक इसका जवाब हो सकता है कि एक ही चीज़ से हर एक को एलर्जी क्यों नहीं होती। अब बात कर लेते हैं इसके इलाज की, कि जो दमा एलर्जी की वजह से है उसका इलाज क्या होना चाहिए। तो अगर आपने ये चीज़ समझ ली होगी ना कि ये किस तरह पहले हमारी जो बारीक अरूक होती हैं, ब्रोंकस होती हैं, उनकी स्पेस होती है, किस तरह उसमें सोजिश की वजह से हो जाती है और किस तरह अस्थमा का अटैक आता है, ये सोजिश ज़्यादा है। ये चीज़ अगर आपकी समझ में आ गई होगी तो इलाज पे मज़ीद बात करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी समझ में नहीं आई तो मैं थोड़ा सा आपको वाज़े कर दूं तो आपकी समझ में आ जाएगा कि आपने इलाज में सबसे पहले ये जो एयर स्पेस कम हुई है, जो इसमें सोजिश हुई है, उसको ख़त्म करना है। जो इसमें सोजिश हुई है आपने सबसे पहले उसको ख़त्म करना है। उसके साथ अगर बलगमी दमा है
साथ बलगम आती है तो फिर आप मुखरज बलगम अद्वियात नुस्खा जात इस्तेमाल करवाएंगे। जो हमने सब कुछ अपने पहली जो वीडियो थी उसमें बयान कर दिया कि अगर खुश्की का दमा है यानी कि एयर स्पेस सिर्फ कम हुई है तो उसके लिए क्या इलाज होगा, और अगर उसके साथ बलगम है उसका इलाज क्या होगा। तो अगर सबका एक साथ इलाज करना हो तो उसके लिए एक सन्यासी का दिया हुआ नुस्खा था, वो भी आपसे शेयर कर दिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये एलर्जी से मुतालिक जो एलर्जी का दमा है ये समझ आया होगा, इसका तरीका इलाज भी आप समझ गए होंगे। तो इसके इलाज को मुलाहजा करने के लिए आप हमारी साबिक़ा वीडियो देख सकते हैं। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।